साथियों, ये विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकतंत्र का जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है भारतीय संविधान उससे जुड़ा हुआ है। और जब तक हम वादा खिलाफी और षड्यंत्र के पीछे का उनके इंटेंशन को नहीं समझेंगे तब तक हम हो सकता है इसको इस देश में गंभीरता से नहीं ले रहे। ये पहला विषय होगा जिस पे बार बार चर्चाएं हुई हैं। 2001 में भी हम लोगों ने विषय को लगाया, 2010 में लगाया, 20 में लगाया, 21 में लगाया, 22 में लगाया, अभी 23 में हम चर्चा कर रहे हैं। सर्वप्रथम तमाम महान पुरखों को नमन करते हुए, जोहार करते हुए आप सभी को जय भीम, जय मूल निवासी। आज के इस प्रबोधन सत्र के क्रमांक 3 का विषय जाति आधारित जनगणना की वादा खिलाफी और सामान्य जनगणना टालने के षड्यंत्र का भंडाफोड़। इस विषय पर प्रबोधन करने के लिए हमारे मंचस्थ वक्तागणों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने हमारे कैडर्स को प्रबोधित करने में, इस विषय को पहुंचाने में हमारी मदद की। साथियों, ये विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकतंत्र का जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है भारतीय संविधान उससे जुड़ा हुआ है। और जब तक हम वादा खिलाफी और षड्यंत्र के पीछे का उनके इंटेंशन को नहीं समझेंगे तब तक हम हो सकता है इसको इस देश में गंभीरता से नहीं ले रहे। और हम बामसेब का 40वां राष्ट्रीय अधिवेशन यहाँ संपन्न कर रहे हैं। ये पहला विषय होगा जिस पे बार बार चर्चाएं हुई हैं। पिछले 2001 में भी हम लोगों ने विषय को लगाया, 2010 में लगाया, 20 में लगाया, 21 में लगाया, 22 में लगाया, अभी 23 में हम चर्चा कर रहे हैं। पिछले 23 सालों में 7वें बार ये विषय लग रहा है। इसका मतलब है कि बामसेब के कार्यकारिणी ने जिस समस्या को समझा, भारतीय संविधान के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इस विषय की कितनी इम्पोर्टेंस है, कितनी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। सामान्य तौर पर मैं वैसे पेशे से इंजीनियर हूँ, लेकिन जब भारतीय संविधान का जो प्रियम्बल है उसको आत्मा कहा जाता है और उसमें महत्वपूर्ण आर्टिकल जब हम 21 को पढ़ते हैं, जो पूरे लोगों से, हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ मामला है, उसको भारतीय संविधान का हार्ट कहा जाता है, हृदय। लेकिन मैं एज ए इंजीनियर ये कहूँगा कि भारतीय संविधान के बेनिफिट्स को यदि लोगों तक पहुंचाना है तो ये जो इश्यूज है, जो आर्टिकल 246(1) में के तहत 7वीं अनुसूची में, सूची 1 में ये लिस्टेड है, जिसको लिस्ट क्रमांक 69 में, वो है सेंसस। सेंसस कहना बहुत छोटा शब्द है, बहुत ही, और इतने छोटे शब्द जिसकी इतनी बड़ी इम्पोर्टेंस हो सकती है या है, उसकी कोई डिफिनीशन संविधान के अंदर नहीं है। ना ही सेंसस एक्ट 1948 बना इसके बाद, उसमें भी इसकी कोई स्पष्ट डिफिनीशन नहीं है और उसकी उपयोगिता पे ज़्यादा बात नहीं की गई है। तो ये मैं कि कह रहा था,
जिस तरीके से प्रियम्बल आत्मा है, आर्टिकल 21 जो हार्ट है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो सेंसस है वो एक प्रकार का आर्टरी है। जिस तरीके से ब्लड का हर जगह पे पहुंचाने के लिए, हर कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए आर्टरी की भूमिका होती है, वैसे ही जो हमारे प्रियम्बल की जो उद्देश्य है, उसका उद्देश्य क्या है? इस देश में इक्वलिटी को स्थापित करना। तो यदि हम इक्वलिटी को स्थापित करना चाहते हैं तो हमें ये जो आर्टरियों पे ध्यान देना पड़ेगा कि आर्टरी जो है हर कोशिकाओं तक, हमारे हर अंग तक प्रॉपर पहुंच बना पा रही है कि नहीं। अदरवाइज क्या होगा, जिस तरीके से हमारे शरीर में ब्लड सप्लाई रुकता है तो हमारे पर्टिकुलर अंग है, मसल्स है, वहाँ प्रॉब्लम आता है। आपके जीवन में या दिनचर्या करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे ही आज़ादी के बाद जब देखते हैं 1947 या 1950 से जब संविधान लागू हुआ, उसके बाद से हम देख रहे हैं हमारी जीवनचर्या चल रही है, कोई समस्या नज़र नहीं आ रही है। लोगों का रोजगार बढ़ा, नौकरी बढ़ा, कोई समस्या नहीं महसूस हो रहा है। लेकिन इसको कॉन्स्टिट्यूशनल इंटेंशन के साथ देखें कि ये सेंसस की क्या भूमिका हो सकती है। ये उसी प्रकार है जिस तरीके से इसको बाबा साहब कहते हैं कि जिस प्रकार किसी देश को जानने समझने के लिए उसका नक्शा महत्वपूर्ण है, वैसे ही सामाजिक न्याय और राष्ट्र निर्माण के लिए जनगणना महत्वपूर्ण है। और हम लोगों ने इस जनगणना को उस रूप में नहीं लिया, केवल डाटा कलेक्शन के रूप में सोचा। मैं समझता हूँ हम अपने जो सोचने के तरीका को बदल लेंगे, व्यूज़ को बदल देंगे, तब हमको इसकी गंभीरता समझ में आएगा। साथियों, जाति आधारित जनगणना की वादा खिलाफी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वादा खिलाफी हो जाती है, हम लोग भी वादा खिलाफी करते हैं समय समय पर। ऑर्गेनाइजेशन कई बार हमको टारगेट देता है कि इतना करना है, इतना मेंबरशिप करना है, हाँक बोलते हैं। लास्ट फाइनेंशियल ईयर जब हमारा रिपोर्टिंग होता है तो पीछे रह जाते, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारा इंटेंशन ऑर्गेनाइजेशन को क्षति पहुंचाने की नहीं होती है। तो वैसे ही सरकारें इस देश में चल रही हैं, तो उनके द्वारा वादा खिलाफी हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो वादा खिलाफी किस इंटेंशन से कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। और इसका भंडाफोड़ करना जरूरी है। भंडाफोड़ का शाब्दिक अर्थ है कि उनके ये जो षड्यंत्र करने के पीछे की जो मंशा है वो क्या है। तो इसको समझने के लिए मैं इस विषय को 3 भागों में तोड़ते हुए चर्चा करना चाहूँगा कि पहला कि जनगणना का संवैधानिक पहलू क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों है। तो इस पर हालांकि हमारे वक्ताओं ने बात रखी है। दूसरा, जनगणना का इतिहास क्या, ऐतिहासिक पहलू क्या है, उसमें कुछ घटनाएं घटी है, छोटी छोटी घटनाएं घटी है जो हमारे समझ को उस दिशा में सोचने को मजबूर कर सकता है। तीसरा, जाति आधारित जनगणना क्यों आवश्यक है। तो किसी भी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, शासन व्यवस्था है, और वहाँ जब अलग अलग वर्ग के लोग निवास करते हैं, रहते हैं, अलग अलग कैटेगरी के लोग रहते हैं, उसका क्लासिफिकेशन का नाम अलग अलग हो सकता है। अभी हम चर्चा कर रहे हैं जैसे ST SC और OBC। लेकिन इन जनरल डेमोक्रेटिक कंट्री में सोचा जाए तो क्लासिफिकेशन का नाम कुछ भी हो सकता है। लेकिन अलग अलग विभिन्न वर्ग के लोग जो रहते हैं तो उनकी सहभागिता गवर्नेंस के लिए कैसे सुनिश्चित किया जाना है। तो इसको भारतीय संविधान में हम देखते हैं
तो आर्टिकल 16(4) जो सबसे ज़्यादा कर्मचारी वर्गों में जागरूकता है इसके प्रति, क्योंकि एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन का मामला आता है। तो साथियों, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन बगैर आंकड़ा के संभव नहीं है, एक बात ये। दूसरा, आर्टिकल 14 जो इक्वलिटी की बात करता है, इक्वलिटी किसके बीच में होना चाहिए? मतलब इस देश में जब हम संविधान को लागू कर रहे हैं, उस समय जो कुल आबादी है उसमें जो सोशल डिग्रेडेशन के कारण जो एक इनइक्वलिटी डेवलप हुआ, आर्थिक रूप से इनइक्वलिटी डेवलप हुआ, शिक्षा के स्तर में जो अलग अलग इनइक्वलिटी डेवलप हुआ, उस इनइक्वलिटी को जब तक हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो आर्टिकल 14 का कंप्लायंस कैसे होगा? आर्टिकल 14, 16। वैसे आर्टिकल 38(2) में स्टेट को जिम्मेदारी दी गई है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जिसको कहते हैं, उसमें जिम्मेदारी लगाई कि जो इस देश के रहने वाले नागरिकों के बीच जो आर्थिक रूप से गैर बराबरी है, उस इनइक्वलिटी को मिनिमाइज करना है, खत्म करने की दिशा में ले जाना है, इक्वलिटी डेवलप करने की दिशा में ले जाना है। तो उसके लिए भी हमको सेंसस में सही तरीके की डाटा की जरूरत पड़ेगी। वैसे आर्टिकल 39 है, आर्टिकल 46 है और आर्टिकल 82 की बातें हुई जो हम लोकसभा और विधानसभा में जनसंख्या अनुपात में जो रिप्रेजेंटेशन हमको मिलता है, वो आर्टिकल 82 और आर्टिकल 170 सब क्लास 2। तो इसके तहत हमको सही तरीके की गणना होना आवश्यक है। और वो तरीका क्या होना चाहिए? अभी हम तो जितने एजेंडा चलाए, विषय लगाया, कई बार ओबीसी मंडल कमीशन के रेस्पेक्ट में ओबीसी की जाति जनगणना होना चाहिए, इस पर भी विषय लगी। पिछले बार जाति जनगणना पर हम लोगों ने विषय लगाया, खास करके जो ट्राइबल रिलीजन कोड को लेकर के भी विषय लगाया। तो साथियों, इस देश में सामान्य जनगणना भी संविधान के इंटेंशन के अनुरूप नहीं हो रही। जिस तरीके से संविधान का रिक्वायरमेंट है, इस देश में नागरिकों का विकास होना चाहिए, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया के लिए जो जो डाटे की जरूरत पड़ती है वो भी ऐड नहीं किए गए हैं। पहले हम ऐतिहासिक तौर से देखेंगे, क्योंकि एक और इतिहास महत्वपूर्ण है जब हम इसको 40वें राष्ट्रीय अधिवेशन में यहाँ चर्चा कर रहे हैं। प्री इंडिपेंडेंट पीरियड के पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के ज़माने में सबसे पहले इसका इंग्लैंड में 1800 में जनगणना की शुरुआत वो करते हैं। और आज जब इस भूमि पर, प्रयागराज के इस भूमि पर, जिसको हम इलाहाबाद के रूप से जानते हैं, ये हमारे लिए संयोग है कि इसी भूमि में 1824 में पहली बार जनगणना लगाई ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, पहली बार। ये हमारे लिए संयोग है कि आज हम इस विषय पर गंभीरता से चिंतन करें। उस आज से लगभग 200 साल, लगभग 200 साल का ऐतिहासिक तौर पे, कि उस समय से जो शुरुआत हुई और उसके सही इंटेंशन के साथ गणना नहीं की गई, जिसके परिणाम स्वरूप
आज भी हमारे यहाँ गैर बराबरी केवल सोशल नहीं, इकोनॉमिक रूप से और बहुत ज़्यादा खाई बढ़ रही है। आंकड़ा आपके सामने आई है कि जो हमारे 80%, 90%, 85 से 90% मूल निवासी बहुजन समाज है, वो 15% के आसपास संसाधनों पर सिमट गई। वो उल्टा हो गया है, संसाधन के मामले में रेशियो उल्टा है। 15 85 पर काबिज है और 85 15 पर काबिज है। ये स्थिति बनी है। तब हम देखते हैं कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जब इसमें डेवलपमेंट चाह रही थी, वो आगे बढ़ा। 1827 के आसपास इधर बनारस में सेकेंड जनगणना हुई। 1871 में फिर पूरे देश स्तर पर जनगणना हुई। इस तरीके से हर 10 साल में जनगणना कर रहे हैं। तो ये जनगणना करने का जो प्रावधान है, ये केवल भारत में ही नहीं है, पूरे विश्व के सभी देशों में हर 10 वर्षों में जनगणना की जाती है। तो इसका मतलब है कि इस जनगणना का जो पैरामीटर है उसका इतनी महत्वपूर्ण है कि सारे देशों को ये करना पड़ता है। जबकि सामाजिक रूप से हम तुलना करेंगे सामाजिक इशुओं पर, तो बहुत सारे विभिन्नताएं हो सकती है। दूसरे देशों में अलग हमारी आइडेंटिटी रहती है, वहाँ अलग क्लासिफिकेशन होता है। लेकिन ये जनगणना का जो पैरामीटर है वो पूरे वर्ल्ड लेवल पर एक चल रहा है, और वो हमारे लिए एक रेफरेंस है। जो इस पैरामीटर को अपनाया, वो अपने इनइक्वलिटी को ख़त्म किया, वहाँ विकास जो है बढ़ा, और आज विकसित देशों में उनका नाम है। इस विषय का एक महत्वपूर्ण पहलू जो हम भंडाफोड़ जिसको हम कह रहे हैं, उसके पीछे का इंटेंशन को समझने के लिए हम इसको देखते हैं कि जब उस समय जब कैटेगराइजेशन हुआ, अंग्रेज काल में जब कैटेगराइजेशन हुआ, तो कैटेगराइजेशन में क्वेश्चनायर लगाया। जो जनगणना जब करेंगे तो क्या क्वेश्चन पूछेंगे, और उसके कॉलम बनाए गए। तो वो ब्राह्मणों का एक कॉलम बना, राजपूत है और जो अच्छे सोशल पोजीशंस पे है उनका एक कॉलम बना, इन्फीरियर कास्ट है उनका एक कॉलम बना। ये 1881 का ये क्वेश्चनायर है। और नॉन हिंदू, जो हिंदू नहीं है, या एबोरिजिनल कास्ट, एबोरिजिनल जिसको मूल निवासी कास्ट कहते हैं, इसका एक कॉलम बना। 1921 में जो इन्फीरियर कास्ट की जगह फिर डिप्रेस्ड क्लास का एक कॉलम आया। 1931 में एक्सटीरियर क्लास का कॉलम लगा। इस तरीके से जो परिवर्तन आया, हमारे महापुरुषों ने आंदोलन चलाया। अभी हमारे झाकाडे साहब रिफर किए फुले साहब को, जो अंडर कमीशन के सामने बात रखते हैं। बाबा साहब भी 1921 के जनगणना के आधार पर साउथ बरो कमीशन के सामने आंकड़ा रखते हैं। छत्रपति साहू जी महाराज 1901 की जनगणना के आधार पर अपने राज्य में 50% का अधिकार वहाँ के जो नॉन ब्राह्मण लोगों के लिए, जो खासकर पिछड़े लोगों के लिए वो रिजर्वेशन का प्रावधान करते हैं। तो इस हमारे महान पुरखों के गतिविधि, एक्टिविटी के आंदोलन को देख करके हमारा जो दुश्मन वर्ग जो है षड्यंत्र करते रहा। और षड्यंत्र किस पर किया? केवल ऊंच नीच करना, जातिगत छुआछूत भेदभाव करना, डिस्क्रिमिनेट करना, एट्रोसिटीज करना, ये नहीं रहा। इसके अलावा भी जो रहा है वो जो आज हमको सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहा है बड़े पैमाने पर, वो रहा है सेंसस को लेकर के। सेंसस के जो डाटा कलेक्शन में उनका मैनिपुलेशन इतने बड़े पैमाने पर उन लोगों ने किया,
जिसको हमारे मूल निवासी ऑर्गेनाइजेशनों ने नज़रअंदाज किया, और आज वो ऐसा सफल होते नज़र आ रहे हैं। और हमारे लिए अलार्मिंग है कि आज हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं और 1924 आने वाला है। जब तक 1924 तक ये जनगणना को टाल के रखा है, तो 1924 के पहले हमको ये तय करना है कि हम ये जातिगत जनगणना को लेकर के रहेंगे। इसको वैसे ही लेना चाहिए जैसे गांव में हम देखते हैं कई बार रोड नहीं तो वोट नहीं, तो वैसे ही जातिगत जनगणना नहीं तो वोट नहीं। ये इशू जब तक देश में नहीं बनेगा तो आपका जो ये 200 साल तक का जो षड्यंत्र चला आ रहा है, उसके मैनिपुलेशन चला आ रहा है, उस टारगेट को आप पूरा नहीं कर पाएंगे, उसको खत्म नहीं कर पाएंगे। आपने देखा 1941 में जब जनगणना हुई, स्वतंत्रता के जस्ट पहले, तो बाबा साहब 1931 के जनगणना के आधार पर बहुत सारे उनके रिप्रेजेंटेशन को देखे, दुश्मन वर्ग अवेयर हो गया। 1941 में वो षड्यंत्र करते हैं कि जो डिफरेंट कैटेगरीज थे उसके लिए उनने एक हिंदू आइडेंटिटी के नाम से एक कॉलम क्रिएट किया। उसको सारे कैटेगरीज को उसने हिंदू के अंदर डाल दिया। 1941 के पहले 71 से लेकर के 81 और इसमें इवन जिसको नॉन हिंदू कहा गया, कैटेगराइजेशन किया गया था, एबोरिजिनल कास्ट के रूप में कैटेगराइजेशन किया गया था, उसको 1941 में वो हिंदू के अंदर लेके चले जाते हैं। केवल उनको इसके लिए बहुत बड़ा जन आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ी, इस देश में बहुत बड़ा साहित्य लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। सिंपल उसने एक काम किया, फॉर्मेट में एक क्वेश्चनायर लगा दिया, हिंदू, बाकी गायब। तो साथियों, ऐसा करने के पीछे की मंशा को समझना होगा। हमारा जो इनइक्वलिटी का जो रूट काज है वो कहां पर है, ये समझने की जरूरत है। ये जब तक हम समझेंगे नहीं तो बहुत हल्के में लेंगे। और बामसेप ने इस विषय को बार बार लगाया। आप देखेंगे 40 अधिवेशनों में डिफरेंट विषय, बहुत सारे विषय आए, लेकिन ऐसे बार बार विषय, केवल सेंसस ही एक ऐसा विषय है जिस पर हमने बार बार चर्चा की। और दूसरी बात, इसकी संविधान के अंदर बहुत ज़्यादा स्पष्टता भी नहीं है। कानून के अंदर सेंसस एक्ट 1948 में भी बहुत ज़्यादा स्पष्टता नहीं है उसकी, इसलिए जनमानस में ये इसकी समझ जिस तरीके से बनना चाहिए वो नहीं बन पा रहा है। साथियों, एक बात और है, जब हम कोई प्लानिंग करते हैं, सेंसस क्यों करना चाहिए हमारी समझ में आ गया कि क्यों डेमोग्राफिक बताएगा, इकोनॉमिक पोजीशन है, सोशल पोजीशन क्या है देश में, स्टेटस, ये समझ बन गया। लेकिन सेंसस क्यों करना चाहिए ये समझ बनाने की जरूरत है, क्योंकि हम इस देश में कैसे समाज का निर्माण करने वाले हैं, ये हमारा एक फ्यूचर प्लान होना चाहिए। इस फंडामेंटल राइट्स के जो प्रोविजंस के आधार पर, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में स्पेसिफाइड की गई है, इसके आधार पर यदि इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो कैसा समाज निर्माण होगा, इसकी हमारी कल्पना होना चाहिए। और ये कल्पना जब बनेगा तो इसके लिए डाटा कलेक्शन कैसा चलेगा, किस आधार पे होना चाहिए, कैसे हमारी समझ बनेगी। तो जब इस तरीके से हम नहीं सोचेंगे तो हमारा ध्यान नहीं होगा, जाएगा ही नहीं। अभी आप देखेंगे एक अनपढ़ किसान, हम जिस गांव से आते हैं, जिस परिवार से हम लोग निकल के एम्प्लॉय वर्ग में शामिल हुए, उस किसान की समझ देखिए। वो अपने खेतों में कैसे सर्वे करता है,
वो देखता है कि धान की फसल में हाइट कितना बढ़ा, पतला है क्या, उसमें कितने बाली आने की संभावना है, नेचुरल उसका रंग हरा होता है, कहीं पीलापन तो नहीं आ गया। वो वॉक-इन सर्वे करता है, डाटा कलेक्शन करता है और उसके आधार पर फिर वो इसको इनपुट देता है, इसको कितने खाद की जरूरत है, इसको यूरिया की जरूरत है कि सुपर फास्फेट की जरूरत है। तो इस इंपॉर्टेंस को वो समझता है कि उसका ओवरऑल जो आउटपुट उसको लेना है वो उत्पादन के रूप में होगा, प्रोडक्शन के रूप में होगा। वो उसके फ्यूचर प्लान में पता है कि मुझे 4 महीने बाद में इतना फसल चाहिए, तो उसके लिए ये काम करने होंगे। दूसरा एक सर्वे और भी करते हैं, जैसा हम देखते हैं कि एक क्षेत्र से यदि वो सिंचाई कर रहा है तो उसके भौगोलिक समझ इतना होता है, यदि उसको चेक करना होगा कि क्या फसल में पूरी सिंचाई हो गई, तो क्या करेगा वो, सारे मान लो बड़ा 10 एकड़ की ज़मीन है उसकी और एक पंप चालू कर दिया, तो 10 एकड़ एरिया को नहीं घूमेगा, वो एक पॉइंट पे जाएगा जो एक मिनिमल लेवल वाला पॉइंट होगा, वहाँ जाएगा, देखेगा कि यहाँ तक पानी पहुँचा गया, और जैसे ही वहाँ पानी पहुँचेगा वो पंप को बंद कर देगा। तो वैसे ही इसको समझने की मामला है कि हमारा जो इनइक्वलिटी का जो लेवल है वो कहाँ कहाँ पे किस किस जगह पे मिनिमम लेवल है हमारा समाज का। तो उसके जब डाटाबेस हमारे पास नहीं होंगे तो हमने जो प्लानिंग किया, योजनाएं बनाई, फंड बनाया, वो वहाँ तक पहुँचा क्या, इसको जानने का क्या तरीका होगा। तो आज इस देश में जितने योजनाएं चल रही है, अभी ओबीसी का लिए फंड का प्रोविज़न भी है। अब इस देश में 1931 के बाद से ओबीसी की जनगणना नहीं हुई है प्रॉपर वे में। मंडल कमीशन ने भी 1931 की जनगणना का आधार बनाया, लेकिन जो योजनाओं में जो 1000 करोड़ रुपयों का बजट प्रावधान करता है वो कहाँ डाल रहे हैं। ऐसा तो हमारा अनपढ़ किसान भी नहीं करता, एक बोरी खाद लाया तो कहीं भी सींच के आ गया। तो ये जो सरकारें, ये जो प्रशासन है वो क्या कर रही है। तो यहाँ पर हमारा दायित्व बनता है कि भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुरूप यहाँ गवर्नेंस का सिस्टम चलना चाहिए, और उसको हमको वॉच डॉग की तरह देखने की ज़रूरत है कि सरकार जो है ये बजट का प्रावधान के जो किया वो सही मायने में जहाँ पर उसकी आवश्यकता है वहाँ तक पहुँच पा रही है कि नहीं। तो ये एक बात है। तो साथियों, हमारा जो फ्यूचर प्लानिंग है उसको स्पष्ट करने की ज़रूरत है। तो जिस तरीके से यहाँ की जो सरकारें रही, खास करके कांग्रेस की सरकारें ज़्यादातर रही है, उस दौरान भी आप देखते हैं, अभी तो पिछले आएंगे, अभी रनिंग गवर्नमेंट है जो बीजेपी की गवर्नमेंट है उसके बात करेंगे। उसके पहले भी जब प्रथम जनगणना 1951 में हुआ, उस समय भी नेहरू की सरकार ने जो जाति आधारित जनगणना की बात उस समय भी थी, डिमांड उस समय भी थी, उसको तत्कालीन जो दिग्गज नेता हुआ करते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, उसने तर्क दिया कि इससे जातिवाद बढ़ेगा और जनगणना नहीं होने दिया। जबकि इन सब ने मिल करके वो जो क्लासिफिकेशन बनाया, जो एक मोनोलिथिक क्लासिफिकेशन जो बनाया था हिंदू, उसके अंदर डालने में समर्थन किया। अभी हमको लगता है कि बीजेपी की गवर्नमेंट है तो वो ज़्यादा हिंदुस्तान हिंदुवाद पर काम कर रही है, ऐसा नहीं है। सेंसस के मामले में हम जब चर्चा कर रहे हैं तो इसमें जितनी सरकारें आई हैं सबका एक मत रहा है, एक ही दिशा में उसने काम किया। 1997-98 में देवेगौड़ा की सरकार थी। उस समय भी जो समाज कल्याण मंत्रालय होता है उसने एक कैबिनेट नोट भी पारित किया कि हम
जनगणना जो कराएंगे 2001 की जनगणना वो जाति के आधार पर होगी। वो जनगणना तक भी नहीं हुआ। यहां तो जो संसद का विशेषाधिकार होता है उसका भी लगातार हनन किया जा रहा है, लेकिन हम इसको इस देश में आंदोलन का एजेंडा नहीं बना पा रहे हैं और उसको व्यापक रूप से जो आंदोलन चलना चाहिए वो नहीं चला पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक इमेजिनेशन नहीं है कैसा समाज निर्माण होगा, आर्थिक रूप से कैसे रहेंगे। यदि हम आइडियली उसको इम्प्लीमेंट कर दें तो हमारा आर्थिक लेवल क्या होना चाहिए। अभी हमारे बच्चे पढ़ते लिखते हैं तो सब लोग कैरियर का सिलेक्शन करते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद हम आईएएस में जाएंगे, यूपीएससी करके आईएएस में जाएंगे तो हमारा स्टेटस ये लेवल होगा, इनकम का लेवल ये होगा। ये इमेजिनेशन उसके पास होता है, कैसे फैसिलिटी मिलेगी उस समय। ये मिडिल क्लास से, हाई स्कूल क्लास से सोचना चालू कर देते हैं। लेकिन जब हम समाज जीवन में काम कर रहे हैं, हमारे सारे प्रावधान है, फंडामेंटल राइट्स है, डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी है, उसके बाद भी इसके अलावा 5th शेड्यूल का एरिया है, 5वीं 6वीं अनुसूची का एरिया है, उधर पर यदि हम उसको इम्प्लीमेंट करें तो हमारा समाज का स्टेटस क्या होगा, ये इमेजिनेशन हमको होना चाहिए। तभी जाकर के हम इस काम को सही तरीके से कर पाएंगे। दूसरा, अभी रेफरेंस में आया कि जो पिछले गवर्नमेंट जो है, राजनाथ सिंह जी जो उस समय गृह मंत्री थे, सितंबर 2018 में जब वो ओबीसी जनगणना की घोषणा की, ओबीसी की 2021 में हम जनगणना कराएंगे, उसके बाद जनगणना की तैयारी हो रही थी, उसके क्वेश्चनायर बन रहे थे, संसद में जनगणना कराएंगे ये जब घोषणा हो गई, लेकिन आप देखेंगे जो क्वेश्चनायर डिजाइन हुआ उसका, उस समय उनका जो विभाग है वो काम कर रहा था, वहाँ पर वो कॉलम ही नहीं बना था। और बाद में वो कहते हैं कि बोले इसके लिए हमारा क्वेश्चनायर डिसाइड हो गया है और वो अभी कराना संभव नहीं है। और उसमें कुछ काम उनने प्रोग्राम बना दिया था जिसकी चर्चा हुई कि वो, और इसी बीच में कोरोना आया, कोरोना के कारण इस देश जनगणना को पोस्टपोन करना पड़ा। जनगणना जो होता है उसमें 2 फेज होता है मुख्यतः, तो उसमें हाउस लिस्टिंग का फेज और दूसरा पॉपुलेशन का इनॉमरेशन का फेज। तो ये 2 फेज में करते हैं। तो हाउस लिस्टिंग का फेज वो स्टार्ट कर चुके थे, उस दिशा में वो आगे बढ़ चुके थे। उसके बाद इनॉमरेशन की स्थिति में जाना था, और इसी दौरान एक और होता है जो एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री होता है, उसको भी फ्रीज करना होता है। कई बार एरिया बदलता है तो उसका भी उन लोगों ने डेट को बढ़ाया। इधर ये प्रॉमिस किया, संसद में प्रॉमिस कर रहे हैं, उधर उसका ही एग्जीक्यूटिव में उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, उधर पे वो क्वेश्चनायर नहीं बना रहा है। समझ लीजिए, तो कोई यदि मिनिस्टर यदि डिक्लेयर कर दिया तो मुझे नहीं लगता कि वो एग्जीक्यूटिव के लोग उसको डिनाई करते हैं। इसके पीछे की मंशा को समझने की ज़रूरत है। मतलब वो हमको बहकावे में रखना चाह रहा है, हम उसको गुमराह कर रहा है, हम लोग उसको निगरानी नहीं कर रहे हैं, हम उसके क्वेश्चनायर तक हम पहुंच बना नहीं पाए, उस दौरान हम अपना मांग को बुलंद नहीं कर पाए, वो इसलिए उसको अपने रिव्यू नहीं करता है। और आज देखेंगे भारत के इतिहास में पहली बार जनगणना को आगे खिसकाया गया, पहली बार, जबकि कोरोना से बड़े बड़े महामारी इस देश में आई। देखेंगे 1890 के दशक में प्लेग की बीमारी आई, बहुत बड़ा बीमारी था, लोग सुनते हवा में आते ही लोग ऐसा शिकार हो जाते थे और मर जाते थे, इस तरीके की बीमारी। उसके बाद 1901 की जनगणना हुई,
1918-19 में भी एक महामारी आई और उस आंकड़ा को देख रहा था। उस महामारी से तो 1921 की जनगणना में देखेंगे तो 0.39 के आसपास आबादी गिर गई थी। इतना मतलब जनहानि हुई थी इस देश में। उसके बाद भी जनगणना नहीं रुकी और आज क्या ऐसी परिस्थिति बनी, कोरोना काल का जो आंकड़ा को देखते हैं, जो जनहानि हुई, तो बहुत सारे आंकड़ा को विश्लेषण करते हैं तो जितनी जनहानि कोरोना में हुई उससे ज़्यादा जनहानि तो रोड एक्सीडेंट में होता है। तो साथियों, इसको समझने की जरूरत है। और जितने जो एग्जीक्यूटिव सिस्टम में जितने मंत्रालय चल रहे हैं, कोई भी काम नहीं रुका कोरोना के कारण, कोई भी काम डिफर नहीं हुआ है आज तक। हम सारे काम यथावत चला रहे हैं। उस समय मंदी जरूर आई, प्रशासन में भी बहुत सारा लॉकडाउन के कारण प्रभावित हुआ, लेकिन आफ्टर कोरोना सारे काम स्मूथ रूप से चल रहे हैं। कोई ऐसा एक भी काम नहीं एग्जीक्यूटिव के अंदर, किसी भी, आप होम मिनिस्ट्री को ले लिए, समाज मंत्रालय को ले लिए और दूसरे भी इन्वायरमेंट का मंत्रालय, हर जगह पे तेजी आई है, ग्रोथ किया है। लेकिन आज एक ही काम रुका हुआ है जो कोरोना के कारण, और वो है जनगणना। तो ये जनगणना को रोकने के पीछे की मंशा को समझना पड़ेगा। दुश्मन वर्ग समझ रहा है कि यदि इसको सही मायने में कर दिया जाए और ये उसके बाद जो डाटा आएंगे वो उसके कंट्रोल में नहीं होगा। हमने देखा इसके पहले जब पिछले जनगणना हुई 2011 की, तो सेंसस एक्ट 1948 के तहत उसने जनगणना नहीं कराई, लेकिन सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस उसने कराया और उसमें डिफरेंट कमी बता करके उसने आंकड़ा को डिस्क्लोज नहीं किया। और उसके जो कुछ डाटा साइट्स में अवेलेबल है उसको आप देखेंगे तो उसके अंदर दिखता है कि हमारे लोगों का आर्थिक लेवल कितना है। यह अलग बात है कि वो जाति को डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, लेकिन ओवरऑल वो दिख रहा है कि इस देश के 70 से 80% आबादी जो है 5,000 के नीचे जीवन यापन करने पे मजबूर है। 5,000 के नीचे 70 से 80% आबादी, तो निश्चित ही 70 से 80% आबादी है तो वो हमारे बहुसंख्यक वर्ग से होगा। उसमें भी हम 99% हमारी भागीदारी होगी। और आप देखेंगे कि जो मिनिमम वेजेस है वो 5,000 ऊपर चला गया। मिनिमम वेजेस जो कलेक्टर तय करता है या वहाँ का जो लेबर कमिश्नर होता है स्टेट का, वो नोटिफाई करता है कि उससे कम का वेजेस देना अपराध होगा, जेल हो सकती है, वो 5,000 से ऊपर चला गया है। लेकिन हमारे जो देश की स्थिति बहुत भयावह है। वही मैं छत्तीसगढ़ का आंकड़ा देख रहा था अभी, बिहार में जो जाति जनगणना हुई इसके जस्ट पहले छत्तीसगढ़ में हेड काउंट किया गया और हेड काउंट से जो आंकड़े नज़र आए, हालांकि वो डाटा गोपनीय ऐसा बताते हैं, लेकिन सरकार में सामान्यतः से डाटा गोपनीय नहीं होती। डाटा गोपनीय केवल सेंसस एक्ट 1948 के तहत जो जनगणना होती है उसके डाटा गोपनीय है, उसके अंदर प्रावधान है, प्रोविजन है कि वो गोपनीय रखा जाएगा। तब देखा कि उस डाटा के अंदर भी 5,000 से नीचे 80% से ज़्यादा लोग जीवन यापन कर रहे हैं। फिर वो 10,000 के नीचे कितने लोग कर रहे हैं। और ये डाटा हमको कैसे पता लगा कि गलती से हमारे पास सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल हो गया और हम चूंकि वहाँ पे रिजर्वेशन इन प्रमोशन का केस लड़ रहे थे, तो हमने डॉक्टर केएस चौहान जो हमारा वहाँ पे हमको रिप्रेजेंट कर रहे थे, वकील सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट से, उनको फॉरवर्ड कर दिया और वो प्रिंट हो करके वो कोर्ट में प्रस्तुत करते हैं कि ये हमारा छत्तीसगढ़ में जो SC ST और OBC का ये डाटा है और ये इनके बैकवर्डनेस का पोजीशन है। तो उधर फिर चीफ जस्टिस क्वेश्चन करते, ये आपको कहाँ से मिला?
कॉन्फिडेंशियल का कहीं पर भी बात नहीं है, लेकिन सरकारें ऐसे आंकड़ा को कॉन्फिडेंशियल बना के रखी हुई है। जिस स्थिति में ये 2011 के जो सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की बनाई हैं, वैसी स्थिति फ्यूचर में भी बनाएंगे, आंकड़े होंगे। बिहार में भी ऐसी हुआ होगा, अभी उस डाटा को मैंने एनालाइज नहीं किया है, लेकिन ये बात सही है कि जब हम डाटा को एनालाइज करेंगे तो एक चेतना जागृत होगा। चेतना जागृत केवल समाज के अंदर नहीं होगा, हमारा एग्जीक्यूटिव बॉडी में हम लोग आज ज़्यादातर लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहाँ पर भी आंकड़ा का विश्लेषण होगा। आज हमारे आईएएस लेवल पर भी हमारे बहुत सारे मूल निवासी बहुजन समाज के लोग काम कर रहे हैं, वो आंकड़ा को देखेंगे, वस्तुस्थिति देखेंगे कि क्या है इस देश की स्थिति। किसी मंत्रालय को वो हेड कर रहा है प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के रूप में, वो देखेगा कि क्या स्थिति है, क्योंकि वो जो एग्जीक्यूटिव में काम करने वाले लोग हैं वो बार बार हमारे जैसे अधिवेशनों में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो उनके सोचने का तरीका अलग होता है, वो एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह काम करते हैं। तो उनके सामने जब ऐसे डाटा ही उपलब्ध नहीं होंगे तो वो हमारी मदद नहीं कर पाएंगे और वैसे ही नौकरी पे की तरह काम करेंगे जिस तरीके से उसको रोजगार मिला हुआ है। जैसा आज हम परंपरागत रूप से इस देश में देखते हैं कि जो आर्टिकल 16(4) के तहत रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं वो कभी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते कि हम समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जब रिजर्वेशन इन प्रमोशन की बात होगी, भर्ती की बात होगी, कई एट्रोसिटीज़ की बात हो गई, तो एमएलए और एमपी को गाली देते नजर आएंगे। मैं देखता हूँ छत्तीसगढ़ में भी करीब 2 से 2.5 लाख गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, और मैं कहता हूँ कि आप एमपी एमएलए को गाली देना बंद करिए। आप भी पब्लिक सर्वेंट हैं, आप भी आर्टिकल 16 के तहत रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप भी जनता के प्रतिनिधि हो, तो उतने ही जिम्मेदार आप हो। तो साथियों, ये जो हमारे समाज को, कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो डाटा के आधार पर हमारा जो पॉपुलेशन के जो डाटा के आधार पर प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी जिम्मेवारी है कि ये जो षड्यंत्र चल रहा है, इस षड्यंत्र के पीछे के जो स्थिति है उसको जब तक वो एनालाइज नहीं करेंगे और उसके हिसाब से संविधान को लागू करने के लिए काम नहीं करेंगे, तब तक हम अपने जो एक सोशल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, जिसके लिए बाबा साहब ने कहा कि सोशल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड को अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो मुझे जो लगता है, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग बनी है इस इशू पर, हमने इस सेंसस के इशूज को लेकर के अभी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड को पूरी तरह से हम लोगों ने अभी उपयोग नहीं किया है। और जब कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड एग्जॉस्ट हो जाता है, उसके बाद आता है जन आंदोलन का मामला, सिविल डिसओबेस का मामला, आपको सभा सम्मेलन करने का मामला, हड़ताल करने का मामला आता है। तो हमारी स्थिति तो अभी पहले ही रूट को हमने एडॉप्ट नहीं किया, पहले तरीका को नहीं है, क्योंकि हमारी समझ ही नहीं बनी कि संविधान का इंटेंशन है क्या। इतने सारे प्रोविज़न दिया कि आप इनइक्वलिटी दूर कैसे करोगे, आपके पास तो डाटा ही नहीं है, आर्थिक रूप से गैर बराबरी का डाटा आपके पास नहीं है, तो आर्टिकल 38 को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे आप। तो लगातार ये डिनाई हो रहा है। इसलिए जब तक हम इस इशू पर हमारे देश के बहुजन मूल निवासियों को हम प्रबोधित नहीं करेंगे, गांव-गांव नहीं जाएंगे, उनको तैयार नहीं करेंगे, इस बात के लिए तैयार नहीं करेंगे कि इसकी डिमांड कैसे पूरी हो सकती है। और आज गवर्नमेंट ने 1924 तक के लिए
इस जनगणना को टाल रखा है। तो 1924 के पहले एटलीस्ट हमको एक एजेंडा तैयार करना चाहिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से जाने का क्या एजेंडा होना चाहिए और आंदोलन चलाने का क्या एजेंडा होना चाहिए, जिसके मैंने एक शब्द में कहा कि जाति जनगणना नहीं तो वोट नहीं। हम देखते हैं कि हमारी कई गांव जागृत हो चुके हैं, कई जगह वो आंदोलन कर देते हैं। छत्तीसगढ़ में अभी जस्ट चुनाव हुआ तो हमारे कुछ ट्राइबल एरिया में मैं देखा कि लोगों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया, रोड नहीं तो वोट नहीं। पूरा प्रशासन एक्टिव हो जाता है उस दिशा में। तो इस तरीके का चेतना जागृत करने की जिम्मेदारी है। समय को देखते हुए हमारा सेशन वैसे 1 घंटा विलंब से चालू हुआ और नेक्स्ट सेशन को भी हमको कंडक्ट करना है। तो अपनी बात को इसी के साथ, इस अपील के साथ कि हमारे जो आज केडर है, इस विषय को, इसकी गंभीरता को देखते हुए प्राइम एजेंडा बनाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। खास करके हमारा ओबीसी तबका है, क्योंकि हम ओबीसी और मंडल कमीशन के इश्यूज को बहुत हम लैगिंग में हैं। तो उस आबादी को हम लगातार टच करेंगे, उसको सेंसिटाइज करेंगे, क्योंकि वो दुश्मन के पाले में है, दुश्मन उसके कंधा का उपयोग कर रहा है। और ये हमारे लिए सबसे बड़ा एजेंडा हो सकता है पोलराइज करने का। और एक बात हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, जो सरदार पटेल कह रहे थे कि इससे जातिवाद बढ़ेगा। साथियों, जिस कारण से आप प्रताड़ित हो, जिस कारण से आप पीछे हो, वही वो कारण आपको आगे ले जा सकता है। आप ध्यान रखेंगे, ये जातिगत हमारा पोलराइजेशन हम जब तक नहीं करेंगे, हमको हमारा जो उद्देश्य की प्राप्ति की ओर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जिस तरह से सांप के जहर, सांप काट देता है तो सांप के जहर के एंटीडोट से उसको इलाज किया जाता है। तो हमारा जो ये आंदोलन को चलाने के समय जो दुश्मन ने हमको एक मानसिक रूप से गुमराह कर रखा है, जातिवाद बढ़ेगा करके, हम इस जातिवाद को यदि सही ड्राइव कर लेते हैं, सही तरीके से ड्राइव कर लेते हैं, तो इस जातिवाद से ही उनको हम खत्म कर सकते हैं। इस बात को हमको प्रबोधित करने की आवश्यकता है और इसमें सक्रिय रूप से कार्यक्रम चलाएंगे। ऐसी अपील के साथ मैं अपनी बात को सभी वक्ताओं को आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय भीम, जय मूलवासी। MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।